Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is a new Oxford Modern English book 7, chapter number 6, The Machine Stops. It's a story that is related to your real life, and you can relate it with the life that you people adore, that you people admire एंड विश फॉर। तो आज हम ये स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जो एक मदर और सन की कॉन्वर्सेशन के ऊपर है, जिसके अंदर वो कुछ तल्ख हकीकतें आपके सामने रखेंगे उस दौर की जिसकी हम सब अल्टीमेटली विश करते हैं, ख्वाहिश करते हैं कि हम जो है वो हर चीज़ बस एक बटन दबाएं और मशीन हमारा सब कुछ कर दे। हम रोबोटिक्स में चले जाएं, हमारे पास इर्द गिर्द रोबोट्स हों, मशीन्स हों, वो हमारे सारे काम कर दें। तो अगर ऐसे दौर में हम चले जाएं और ऐसा सब कुछ हकीकत में होना शुरू हो जाए तो उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं और क्या क्या उसके तकलीफ़ें और नुकसानात हैं, वो इस स्टोरी के अंदर आपको पढ़ने और सुनने को मिलेगा। तो इस स्टोरी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगने वाली है। और आपका काम क्या है, आपने वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने सब्सक्राइब करना है। बढ़ते हैं हम स्टोरी की तरफ। इसके वर्ड मीनिंग्स हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम स्टोरी को रीड करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। इमेजिन इफ़ यू कैन अ स्मॉल रूम हेक्सागोनल इन शेप लाइक द सेल ऑफ अ बी। अगर आपने शहद की मक्खी का छत्ता देखा हो तो बच्चों वो हेक्सागोनल शेप में होता है, यानी कि जिसके अंदर 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर इस रूम के अंदर देख सकते हैं कि ये हेक्सागोन शेप्स बनी हुई हैं इस दीवार के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि एक ऐसा रूम है जिसको आप तसव्वुर कीजिए जिसके जो हेक्सागोन शेप में है, जैसे कि शहद की मक्खी का छत्ता होता है। इट इज़ लाइटेड नीदर बाय विंडो नॉर बाय लैम्प। उसके अंदर लाइट ना तो किसी लैम्प से आ रही है और ना ही किसी खिड़की के बाहर से आ रही है। येट इट इज़ फिल्ड विद अ सॉफ्ट रेडियंस। इसके बावजूद वो कमरा रोशनी से भरपूर है। देयर आर नो ओपनिंग्स फॉर वेंटिलेशन यानी हवा आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। येट द एयर इज़ फ्रेश। इसके बावजूद हवा बिल्कुल ताज़ा फ्रेश है। देयर आर नो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड येट एट दिस मोमेंट दिस रूम इज़ थ्रॉपिंग विद मेलोडियस साउंड्स। कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कोई गिटार्स नहीं है, कोई पियानोस नहीं है, इसके बावजूद सुरीली आवाज़ें चारों तरफ सुनाई दे रही है। आर्म चेयर इज़ इन द सेंटर। आप देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर एक आर्म चेयर रखी हुई है कमरे के बीच में। बाय इट्स साइड अ रीडिंग डेस्क, उसके बराबर में एक रीडिंग डेस्क है। दैट इज़ ऑल द फर्नीचर। उस पूरे कमरे के अंदर बस इतना ही फर्नीचर है। एंड इन द आर्म चेयर देयर सिट्स अ स्वॉल्ड लंप ऑफ फ्लैश। आप देख सकते हैं इस औरत को कहा जा रहा है कि एक गोश्त का लोथड़ा पड़ा हुआ है, यानी कि एक इंसान है जिसका काम क्या है, बस वहाँ पर बैठना। अ वुमन about 5 feet high with a face as white as fungus, it is to her that the little room belongs। तो ये आपको एक ओवरव्यू दिया है, एक इंट्रोडक्शन दिया है इस लेडी का और इसके रूम का जिसमें वो रहती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिक बेल रैंग। इसने में एक इलेक्ट्रिसिटी की बेल है, वो रिंग करना शुरू कर देती है। द वुमन टच्ड द स्विच एंड द म्यूजिक वाज साइलेंट। वो स्विच को दबाती हैं और म्यूजिक जो चल रहा था, जो हल्की हल्की सुरीली आवाज़ें आ रही थी, म्यूजिक खामोश हो जाता है। आई सपोज आई मस्ट सी हु इट इज़ शी थॉट। जैसे आप समझें कि इनके पास कोई फ़ोन आया है, फ़ोन कॉल आए हैं, तो जिसको वो रिसीव करने के लिए सोच रही है कि मुझे देखना चाहिए कि किसकी कॉल है। एंड सेट हर चेयर इन मोशन, और अपनी जो चेयर होती है उसको मूव करने पे वो लगा देते। चेयर लाइक दैट लाइक द म्यूज़िक वॉज वर्क बाय मशीनरी। ये चेयर भी पूरी की पूरी मशीन के ज़रिए ऑपरेट की जाती है, यानी ऐसा नहीं है कि इस चेयर के अंदर भी जो सारे फंक्शंस हैं वो मशीन ही ऑपरेट कर रही है। बटन्स के ज़रिए, स्विचेस के ज़रिए उसको बस ये हुक्म दिया जाता है कि ऐसा करो वैसा करो और वो हो जाता है। एंड इट रोल्ड हर टू द अदर साइड ऑफ द रूम। और ये चेयर ही बस मशीन पे कुछ बटन दबाए और वो उनको घुमाती हुई कमरे के दूसरे साइड में लेके चले गए। वेयर दी बेल स्टिल रैंग इम्पॉर्चुनेटली। ठीक है, जहाँ पर बेल जो है वो मुस्तकिल तौर पर
बजे जा रही थी, कंटिन्यूसली बजी जा रही थी। Who is it? She called. Her voice was irritable. वो झुंझुलाहट से बोली, किसकी आवाज़ है ये, कौन है, कौन बार बार कॉल करे जा रहा है। For she had been interrupted often since the music began. क्योंकि बार बार वो म्यूज़िक जब से स्टार्ट हुआ था तब से वो किसी की मदाखलत की वजह से परेशान हो रही थी। She knew several thousand people in certain directions. Human communication had advanced enormously. तो वो काफ़ी लोगों को जानती थी अपने इर्द गिर्द में, क्योंकि उनके सर्कल में काफ़ी लोग थे और जो क्या नाम है ह्यूमन कम्युनिकेशन है, जैसे कि आज भी आप देख सकते हैं तो टेलीफोन के बाद मोबाइल फ़ोन्स और फिर टैबलेट्स और गैजेट्स और इंटरनेट कितना वास्ट हो चुका है। तो मुल्क हमारे जो दुनिया है वो काफ़ी तरक्की कर चुकी है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी यही बताया है कि काफ़ी एडवांसमेंट हो चुकी थी। बट व्हेन शी लिसन्ड इनटू द रिसीवर हर वाइट फेस रिंकल्ड इनटू स्माइल्स एंड शी सेड, अब जैसे ही उन्होंने फ़ोन कॉल रिसीव की और वहाँ से जो मुखातिब शख्स था उसकी आवाज़ सुनी तो उनके जो चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ी हुई थी उस चेहरे पर स्माइल फैल गई। ठीक है, और उन्होंने कहा, वेरी वेल, लेट अस टॉक, आई आइसोलेट माई सेल्फ, आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इम्पॉर्टेंट विल हैपन फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो खुशी से उन्होंने कहा कि अगले 5 मिनट तक मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट करने वाली हूँ एक्सेप्ट तुमसे बात करने की। मुझे अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, तन्हा कर लेना चाहिए, यानी दुनिया से, बाकी दुनिया से कट जाना चाहिए और तुमसे बात करनी चाहिए अगले 5 मिनट। फॉर आई कैन गिव यू फुल 5 मिनट्स कूनू। यहाँ पर उन्होंने नाम बताया उस रिसीवर का, तो वो कौन था, उनका अपना बेटा कूनू था जो किसी और जगह से उनसे बात कर रहा था। आई मस्ट डिलीवर माई लेक्चर ऑन म्यूजिक ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन पीरियड। हाँ, तुमसे बात करने के बाद फिर मैं अपना लेक्चर डिलीवर करूँगी जो है ऑस्ट्रेलियन पीरियड के अंदर म्यूज़िक के बारे में। अब इन दोनों के बीच में क्या कॉन्वर्सेशन होती है वो हम देखते हैं। शी टच द आइसोलेशन नॉब, उन्होंने आइसोलेशन का जो हैंडल था वो दबा दिया, इससे फिर वो सारी दुनिया से कट गई, सो दैट नो वन एल्स कुड स्पीक टू हर। देन शी टच्ड द लाइटिंग स्विचेस एंड द लिटिल रूम वाज प्लंग्ड इनटू डार्कनेस। उसके बाद उन्होंने लाइट्स भी ऑफ कर दी और कमरे में अंधेरा हो गया और अब सिर्फ वो थी और उनका बेटा आपस में। बी क्विक, शी कॉल्ड हर, इरिटेशन रिटर्निंग। उन्होंने कहा, जल्दी करो जल्दी करो। उनकी दोबारा से झुंझुलाहट बढ़ने लगी। बी क्विक कूनू, हियर आई एम इन द डार्क वेस्टिंग माई टाइम। अब उनके ये 5 मिनट उनके पास थे और ये बड़े, उनका टाइम बहुत कीमती था क्योंकि वो बहुत बिजी खातून थी। कूनू से कहने लगे, कहाँ चले गए, बात करो मुझसे और जल्दी करो। बट इट वॉज फुली 15 seconds बिफोर द राउंड प्लेट दैट शी हेल्ड इन हर हैंड्स बिगैन टू ग्लो। लेकिन 15 seconds लगे उनका राब्ता होने में और उसके बाद फिर जो प्लेट थी वो जो है वो रोशन हो गई। अ फेंट ब्लू लाइट शॉट अक्रॉस इट, और उसमें से फिर एक बिल्कुल फेंट सी ब्लू लाइट निकली, इट डार्कनिंग टू पर्पल, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पर्पल हुई एंड प्रेजेंटली शी कुड सी द इमेज ऑफ हर सन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको अपने बेटे का चेहरा नजर आना शुरू हो गया। लिव्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ एंड ही कुड सी हर। ठीक है, जो अर्थ की ज़मीन के दूसरे हिस्से में रहता था और वहाँ से वो अपनी माँ को देख सकता था। कूनू, हाउ स्लो यू आर, कितने सुस्त हो तुम। ही स्माइल ग्रेवली, उनका जो बेटा था वो हंसा लेकिन बहुत ही सीरियस अंदाज में। उसके हंसने का जो तरीक़ा था वो बहुत ही ज़्यादा संजीदा था। ठीक है, आई रियली बिलीव यू एंजॉय डॉडलिंग। यहाँ पर उसने क्या कहा अपनी माँ से कि मुझे लगता है कि आपको मज़ा आया होगा आहिस्ता आहिस्ता और थोड़ा सा टाइम वेस्ट करने में। तो आई हैव कॉल्ड यू बिफोर मदर, ये इसकी माँ ने कहा उससे, मुझे लगता है कि तुम्हें टाइम वेस्ट करने में बहुत मज़ा आता है। आई हैव कॉल्ड यू बिफोर मदर बट यू वर ऑलवेज बिजी और आइसोलेटेड। तो यहाँ पर बेटे ने सफाई में कहा कि नहीं मामा, मैंने आपको बहुत दफ़ा कॉल की लेकिन आप या तो हमेशा बिजी होती हैं या अपने आप को आइसोलेट कर लेती हैं। आई हैव समथिंग पर्टिकुलर टू से, मैं कुछ आपसे ख़ास बात करना चाहता हूँ। वेयर इज़ इट डियरेस्ट बॉय, बी क्विक, व्हाई कुड यू नॉट सेंड इट बाय न्यूमेटिक पोस्ट। तुम मतलब फेस टू फेस क्यों मुझसे बात करना चाहते हो, जो भी तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात थी तुम मुझे जो है वो न्यूमेटिक पोस्ट से भेज देते, यानी कि बाय एयर भेज देते। बिकॉज आई प्रेफर सेइंग सच अ थिंग, आई वॉन्ट टू कम एंड सी मी, आई वॉन्ट यू टू कम एंड सी मी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात कही कि मैं प्रेफर करता हूँ एक ऐसी बात है, मतलब जैसे अपनी बात इंसान कह नहीं पा रहा होता और कहना भी चाह रहा होता है, तो जो फीलिंग्स होती हैं, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, कूनू के यहाँ पर ये थे। फिर आखिरकार उसने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप आएँ और मुझसे मिलें। वश्ती वॉच्ड हिज फेस इन द ब्लू प्लेट, वश्ती ने उसके फेस को गौर से देखा। बट आई कैन सी यू, लेकिन मैं तो तुम्हें देख सकती हूँ। शी एक्सक्लेम्ड,
What more do you want? इसके अलावा तुम्हें क्या चाहिए? I want to see you not through the machine, said Kuno. I want to speak to you not through the wearisome machine. मैं ये थका देने वाली मशीन से बात नहीं करना चाहता आपसे, मैं आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। उसने अपनी माँ को एक्सप्लेन किया। Oh, hush, said this mother, vaguely shocked. वो बिल्कुल हैरान और परेशान रह गई और उनको समझ में नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कह रहा है कि मैं उससे जाकर फेस टू फेस मिलूं और क्या मशीन से बात करना उसके लिए काफ़ी नहीं है। यू मस्ट नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट द मशीन। व्हाई नॉट? वन मस्ट नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच में उसकी माँ ने कहा तुम्हें मशीन के खिलाफ कुछ नहीं बोलना चाहिए। तो बेटे ने कहा क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मशीन के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनूंगी मैं। You talk as if a God had made the machine, cried Kunu. ऐसा लगता है जैसे कि गॉड ने इसको बनाया। I believe that you pray to it when you are unhappy. मुझे तो ऐसा लगता है कि आप जब नाखुश होती होंगी तो आप इसकी पूजा भी करती होंगी। Man made it. Do not forget that. इंसान ने इसको बनाया है, आप इस बात को हरगिज़ फरामोश ना करें। Great man, but man. ठीक है, बहुत अजीम इंसानों ने बनाया है, लेकिन बहरहाल वो इंसान ही थे। खुदा ने इस मशीन को नहीं बनाया। द मशीन इज़ मच बट इट इज़ नॉट एवरीथिंग। बहुत कुछ कर सकती है ये मशीन, लेकिन सब कुछ नहीं। आई सी समथिंग लाइक यू इन दिस प्लेट बट आई डो नॉट सी यू। मैं आपकी तरह कुछ देख सकता हूँ इस प्लेट के अंदर, लेकिन बहरहाल वो आप नहीं हैं। आई हर्ड समथिंग लाइक यू थ्रू दिस टेलीफोन। इस टेलीफोन के ज़रिए कुछ मैं आपकी तरह आपकी आवाज़ में सुन सकता हूँ, बट आई डो नॉट हेयर यू। लेकिन ये एक्चुअली आपकी आवाज़ नहीं है। यानी मैं आपको फिजिकली तो नहीं महसूस कर सकता, नहीं सुन सकता, नहीं देख सकता। ये सिर्फ एक मशीन के थ्रू आपका एक खाका मेरे सामने आ रहा है या आपकी आवाज़ जैसी कोई चीज़ मेरे सामने आ रही है, लेकिन वो आप तो नहीं है। दैट इज़ वाई आई वॉन्ट यू टू कम। बस इसीलिए चाहता हूँ मामा कि आप मुझे विजिट करें, मेरे पास आएँ, पे मी अ विजिट सो दैट वी कैन मीट फेस टू फेस एंड टॉक अबाउट द होप्स दैट आर इन माई माइंड। आप मुझसे फेस टू फेस मिलें, मैं आपको हक करूँ, अपने दिल की बातें करूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ मैं उसके बारे में आपसे जिक्र करूँ। She replied that she could scarcely spare the time for a visit. यहाँ पर उसने टालने के लिए माँ ने क्या कहा कि बेटा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत मुश्किल से तुम्हारे लिए टाइम निकाल सकती हूँ। The airship barely takes 2 days to fly between me and you. एयरशिप 2 दिन का जो है वो फासला तय करती है, मेरे और तुम्हारे दरमियान में 2 दिन का वक्त लग जाएगा इस एयरशिप से आने में। आई डिसलाइक एयरशिप्स। मुझे एयरशिप बिल्कुल भी नहीं पसंद। वाई? तो यहाँ पर उसके बेटे ने पूछा क्यों? आई डिसलाइक सीइंग द हॉरिबल ब्राउन अर्थ एंड द सी एंड द स्टार्स व्हेन इट इज़ डार्क। आई गेट नो आइडियाज़ इन एन एयरशिप। तो माँ ने यहाँ पर क्या उसको क्या कहा कि मुझे ना ये हॉरिबल ब्राउन अर्थ, बिल्कुल काली काली ज़मीन और समंदर और ये स्टार्स अंधेरे में, ये सब कुछ बहुत हॉरिबल लगते हैं, बहुत ख़तरनाक लगते हैं और हैबतनाक लगते हैं। और तो और एयरशिप के अंदर मुझे कोई आइडियाज़ भी नहीं आते, तो इसलिए मैं एयरशिप मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज़ कैन द एयर गिव यू? तो यहाँ पर जो है वो अच्छा, आई डो नॉट गेट देम एनीवेयर एल्स। बल्कि मुझे एयरशिप ही क्या, मुझे ये आइडियाज़ अपने कमरे के अलावा कहीं भी नहीं आते। व्हाट काइंड ऑफ आइडियाज़ कैन द एयर गिव यू? तो यहाँ पर कूनू ने पूछा कि एयर किस किस्म के आइडियाज़ आपको जो है वो देती है। ही पॉज्ड फॉर एन इंस्टेंट। उसके बाद वो थोड़ी देर के लिए खामोश हुआ। डू यू नॉट नो 4 big stars that form an oblong? यहाँ पर अब वो कहना शुरू करता है कि क्या आपने 4 बड़े सितारों को देखा है जो एक रेक्टेंगल बनाते हैं, एंड 3 stars close together in the middle of the oblong, और जो 3 स्टार्स हैं जो उनके बिल्कुल बीच में होते हैं उस ऑब्लॉन्ग के, एंड हैंगिंग फ्रॉम दिस स्टार्स 3 अदर स्टार्स, और इन 3 सितारों के साथ और 3 सितारे होते हैं। वो कॉन्स्टेलेशन के बारे में बात कर रहा था, सुरैया के बारे में बात कर रहा था, सितारों के ख़ास झुरमुट के बारे में बात कर रहा था। तो ये उसको आइडियाज़ आते हैं। तो देखा आपने कि इनके बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हुई कि बेटे ने क्या कहा कि जो है यहाँ पर ये बात बेटे ने कही थी कि एयरशिप को सिर्फ 2 दिन लगते हैं आपको मेरे पास पहुँचाने में। तो माँ ने क्या कहा, मुझे एयरशिप बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटे ने पूछा क्यों? उन्होंने कहा कि जो है ना, मुझे ये ज़मीन और ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और मुझे कोई आइडियाज़ भी नहीं आते। तो फिर जो है उसने पूछा कि जो है वो फिर माँ ने उससे भी पूछा कि तुम्हें जो है वो कैसे आइडियाज़ आते हैं एयरशिप के अंदर। तो उस बच्चे ने बताया कि मुझे इस तरह के जो है वो आइडियाज़ आते हैं कि 4 सितारे हैं और उसके बीच में 3 सितारे हैं। तो वो उसके बारे में बात करने लगा।
नो आई डू नॉट, आई डिसलाइक द स्टार्स। तो माँ ने क्या कहा, नहीं मुझे बिल्कुल भी स्टार्स पसंद नहीं है, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता। बट डिड दे गिव यू एन आइडिया, क्या इससे तुम्हें कोई आइडिया आता है? हाउ इंटरेस्टिंग, टेल मी। तो यहाँ पर माँ ने उससे कहा कि लेकिन तुम बड़ी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हो, मुझे कुछ बताओ। आई हैड एन आइडिया दैट दे वर लाइक अ मैन। तो यहाँ पर कूनू ने क्या कहा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सितारे एक इंसान की तरह। आई डू नॉट अंडरस्टैंड। तो माँ ने कहा, मैं तुम्हारी बात समझी नहीं। द 4 बिग स्टार्स आर द मैन्स शोल्डर्स एंड हिज नीज। तो बच्चे ने उसको समझाया कि आपको जो 4 बड़े सितारे हैं ना, ये बिल्कुल एक आदमी के शोल्डर्स और उसकी नीज की तरह, यानी हाथ और पाँव की तरफ इशारा किया। द 3 स्टार्स इन द मिडल आर लाइक द बेल्ट्स दैट मेन वोर वंस। और ये जो इनके बीच में 3 सितारे हैं ना, गोया के पेट के ऊपर उन्होंने बेल्ट बांधी हुई है जैसे इंसान बांधते थे। एंड द 3 स्टार्स हैंगिंग आर लाइक अ स्वॉर्ड। और वो जो 3 सितारे नीचे की तरफ लटक रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे इंसान पहले तलवारें लटकाते थे। मैन कैरीड स्वॉर्ड्स अबाउट विद देम टू किल एनिमल्स एंड अदर मैन। तो यहाँ पे माँ ने पूछा, स्वॉर्ड, एक तलवार, मतलब उसको बिल्कुल अजीब सा लगा कि ये किस किस्म के ख्यालात हैं। उसने कहा, हाँ हाँ वही तलवारें जो वो पहले अपने साथ रखा करते थे ताकि इंसानों को, दूसरे इंसानों को जो उनके ऊपर हमला करें उनको मार सकें, और इसके अलावा उन जानवरों को मार सकें जिनको वो खाते थे। इट डज नॉट स्ट्राइक मी एज अ वेरी गुड आइडिया बट इट इज़ सर्टनली ओरिजिनल। तो यहाँ पर माँ ने कहा, ये बहुत अच्छा आइडिया तो मुझे नहीं लग रहा, लेकिन ये बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया है, किसी का कॉपी किया हुआ नहीं है, खुद का बनाया हुआ एक आइडिया है। When did it come to you first? अब माँ जो है क्यूरियस हो गई कि उसके बच्चे को किस किस्म के ख्यालात आ रहे हैं। उसने कहा, तुम्हें ये सबसे पहले ख्याल कब आया? इन द एयरशिप ही ब्रोक ऑफ। तो उसने क्या कहा, मुझे तो ये ख्याल एयरशिप में ही आया, जहाँ पर आप कह रही हैं कि कोई आपको ख्यालात नहीं आते, और देखिए मुझे ये ख्याल एयरशिप में आया। फिर वो खामोश हुआ। एंड शी फैंसीड दैट ही लुक्ड सैड। और फिर माँ ने सोचा कि शायद वो उदास हो गया है। शी कुड नॉट बी श्योर फॉर द मशीन डिड नॉट ट्रांसमिट नुएंसेस ऑफ एक्सप्रेशन। तो माँ को यहाँ पर तस्वीर में देखकर ये सिर्फ ख्याल ही आ सका, वो यकीन से नहीं सोच सकती थी, क्योंकि जो है बहरहाल ये मशीन थी और मशीन एक्सप्रेशंस को इतनी अच्छी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाती, ट्रांसमिट नहीं कर पाती। इट ओनली गिव अ जनरल आइडिया ऑफ पीपल। वो सिर्फ एक जनरल आइडिया देती है, एक आम तस्वुर पेश करती है मशीन। एन आइडिया दैट वाज गुड इनफ फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। हाँ, जो अमली तौर पे मुनासिब होते हैं। वश्ती थॉट, ये सारी बातें वश्ती यानी उसकी माँ सोच रही थी। कूनू उसका बेटा है और वश्ती माँ का नाम है। द फाइनल डिटेल्स ऑफ एक्सप्रेशंस वाज राइटली इग्नोर्ड बाय द मशीन। और ये बात हकीकत है, मशीन आपको एक इंसान के जो एहसासात हैं, जज्बात हैं, उसको कम्प्लीटली ना जस्टिफाई कर सकती है ना एक्सप्रेस कर सकती है। जस्ट एज द फाइनल डिटेल ऑफ द ग्रेप वाज इग्नोर्ड बाय द मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आर्टिफिशियल फ्रूट। अब आप इसकी मिसाल ले लीजिए, जैसा कि एक ओरिजिनल ग्रेप है, ठीक है, और वो जिस तरह जूसी होता है, जिस तरह से वो राइप होता है, जिस तरह वो पकता है, तो ये सारी जो उसकी बारीकियाँ होती हैं, फाइनर डिटेल्स होती हैं, एक आर्टिफिशियल जो ग्रेप होता है, जो एक नकली जाली एक जो है वो अंगूर बना हुआ होता है, उसके अंदर ये सारी बारीकियाँ आपको नहीं मिलती। तो उसके बनाने वाले ने ये सारी बारीकियाँ उसके अंदर कंसिडर नहीं की। समथिंग गुड इनफ हैड लॉन्ग सिंस बीन एक्सेप्टेड बाय आवर रेस। हाँ, लेकिन कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारे जो जनरेशन है, जो हमारी रेस है, उसने एक्सेप्ट कर ली है। द ट्रूथ इज, ही कंटिन्यूड, अब यहाँ से कूनू ने बोलना शुरू किया, हकीकत ये है दैट आई वांट टू सी दीज स्टार्स अगेन। मैं दोबारा इन सितारों को देखना चाहता हूँ। दे आर क्यूरियस स्टार्स। ये जो है वो क्यूरियस स्टार्स हैं जिनको तजस्सुस होता है, जिनको कुछ नया करने का एहसास होता है। आई वांट टू सी देम नॉट फ्रॉम द एयरशिप। मैं इनको एयरशिप से नहीं देखना चाहता, बट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ। मैं ज़मीन की सतह से इनको देखना चाहता हूँ। एज आर एंसेस्टर्स डिड, जैसा कि हमारे जो फॉर फादर्स थे, जो हमसे पहले इस दुनिया में रहा करते थे, वो इन सितारों को खुली आँखों से देखा करते थे, वो आसमान को देखा करते थे। मैं उसी तरह से इन सितारों को ज़मीन पे रहते हुए आसमान की तरफ देखकर देखना चाहता हूँ। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, यानी कि ये एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहाँ पर ज़मीन की सतह पर ज़िंदगी बाकी नहीं रही। इंसानों की गलत हरकत की वजह से ज़मीन पर रहना मुमकिन से नामुमकिन बन गया। आज हम दुनिया में रहते हैं, ज़मीन की सतह पर रहते हैं, लेकिन हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जिस तरह से इसको पॉल्यूट कर रहे हैं, जिस तरह से इसके अंदर हार्मफुल चीज़ें इसके अंदर हम फैला रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर
हमारे लिए हमारी जो ओजोन लेयर है वो फट जाए और जो हमारा पानी है वो सारा मेल्ट हो जाए, तो हमारे लिए यहाँ पर रहना नामुमकिन बन जाएगा। तो ये एक ऐसे दौर की ही बात कर रहे हैं जहाँ पर ज़मीन की सतह पर रहना नामुमकिन बन गया। और फिर अब ये लोग फैंसी कर रहे हैं, ये लोग विश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग विश कर रहे हैं कि काश हम भी ज़मीन के ऊपर उसी तरह रह पाते। ये जो बच्चा है ये जो है इसके जो ख्यालात हैं वो यही इजहार कर रहा है कि काश हम भी उसी तरह रह पाते जैसा कि हमारे फोर फादर्स इससे पहले यहाँ पर रहा करते थे। और वो अपने जो फीलिंग्स हैं उसका इजहार अपनी माँ से कर रहा है। ठीक है, आई वॉन्ट टू विजिट द सर्फेस ऑफ द अर्थ। शी वॉज शॉक्ड अगेन। माँ उसकी बात सुन के दोबारा से बिल्कुल सकते में चली गई, बिल्कुल हैरान और परेशान हो गई। मदर यू मस्ट कम इफ़ ओनली टू एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज़ द हार्म ऑफ विजिटिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ। माँ आपको अब आना पड़ेगा मुझे ये समझाने के लिए कि ज़मीन की सतह पर रहने में क्या नुकसान है, क्या वहाँ पर परेशानी है, क्या तकलीफ़ है, क्या हमें वहाँ पर कोई भी ज़रर पहुँच सकता है, कोई नुकसान हो सकता है। नो हार्म शी रिप्लाइड कंट्रोलिंग हर सेल्फ। यहाँ पर माँ ने अपने आप को कंट्रोल किया कि बच्चे को ज़्यादा कुछ ऐसा ना कहा जाए जिससे वो परेशान हो जाए। यहाँ पर उसने कहा बेटा कोई ज़रर नहीं है, कोई हार्म नहीं है, बट नो एडवांटेज। लेकिन मसला ये है कि कोई फ़ायदा भी नहीं है, ज़मीन पर आने का कोई फ़ायदा भी नहीं। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज़ ओनली डस्ट एंड मड। यहाँ पर हर तरफ सिर्फ मिट्टी है, सिर्फ डस्ट है, नो लाइफ रिमेन्स ऑन इट। अब यहाँ कोई ज़िंदगी नहीं है। एंड यू वुड नीड अ रेस्पिरेटर और द कोल्ड ऑफ द आउटर एयर would kill you। हाँ, यहाँ पर ज़मीन पर अगर आओगे तो तुम्हें एक रेस्पिरेटर की ज़रूरत पड़ेगी, या ज़मीन की जो सतह है वो इतनी ज़्यादा बर्फीली हो चुकी है जैसा कि आज अगर हम बात करें तो एंटार्क्टिका के अंदर ज़िंदगी नहीं है, एक कोई इंसान वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इसी तरह से आप समझें कि पूरी दुनिया एंटार्क्टिका की तरह बन जाए। तो माँ कह रही है कि इतनी ज़्यादा शिद्दत वाली सर्दी है कि जो हवा होगी वो ही तुम्हें मार डालेगी। वन डाइज इमीडिएटली इन दी आउटर एयर। एक इंसान जो है वो ज़मीन की सतह पर खुली हवा में, खुली फ़िज़ा में फ़ौरन मर सकता है। आई नो ऑफ कोर्स आई शेल टेक ऑल प्रिकॉशंस। मैं ये सब जानता हूँ माँ, मैं सारी एहतियाती तदाबीर कर लूँगा, मैं सारे प्रिकॉशंस फॉलो करूँगा। एंड बिसाइड्स वेल, और यहाँ पे माँ कहती है कि और इसके अलावा तो वो कहता है वेल क्या। शी कंसिडर एंड चूज हर वर्ड्स विद केयर। तो यहाँ पर माँ थोड़ा सा रुकती है और अपने अल्फाज को बड़ी एहतियात के साथ चुनती है कि बेटे से बात करते हुए वो कोई भी ऐसा लफ्ज़ ना कहे जो उसको परेशान कर दे। हर सन हैड एन ऑड पर्सनैलिटी एंड शी विश टू डिसवेयर हिम फ्रॉम द एक्सपेडिशन। उसके बेटे की एक अजीब व गरीब सी पर्सनैलिटी थी, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस था, तजस्सुस वाला बच्चा था और हर चीज़ को जानने में बड़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी शो करता था। तो उसने सोचा कि मैं अपने बेटे को परसुएट करने के बजाय डिसुएट करूं, यहाँ पे डीमोटिवेट करूं मैं अपने बेटे को, यहाँ पर वो ना आए फ्रॉम द एक्सपेडिशन, इस जर्नी पर आने से मैं उसको डिस्करेज करूं, रोक दूं। तो ऐसे अल्फाज चूज़ करूं कि जो उसको मेरी बात मानने पर मजबूर कर दें बग़ैर किसी परेशानी के। इट इज़ कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ द एज शी असर्टेड। अब यहाँ पर उसने अपनी बात पर जोर देने के लिए क्या कहा, उसने कहा बेटा ये जो तुम्हारी एज है ना, ये उसकी रूह के ख़िलाफ़ है बात कि तुम ज़मीन पर आओ और तुम सारे प्रिकॉशंस फॉलो करो, क्योंकि तुम्हारी एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं वो शौक़ और चंचल होते हैं, उनको एडवेंचर करने का शौक़ होता है, तो वो प्रिकॉशंस को उस तरह से फॉलो नहीं कर पाते जैसा कि फॉलो करना चाहिए। Do you mean by that contrary to the machine? आपका मतलब है मशीन के ख़िलाफ़? In a sense, but his image in the blue plate faded। यहाँ पर उसका जो इमेज था वो ब्लू प्लेट के अंदर फेड हो गया, यानी कि 5 मिनट गुजर चुके थे। खूनो he said he had isolated himself। बच्चे ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, माँ से मुनक़ता कर दिया था अपना जो उसका राब्ता था। For a moment वश्ती फेल्ट लोनली। इस वक्त वश्ती अपने आप को अकेला तन्हा महसूस करने लगी। देन शी जनरेटेड द लाइट, फिर लाइट्स जलाई, लाइट्स ऑन की उसने। एंड द साइट ऑफ हर रूम फ्लडेड विद रेडियंस एंड स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिक बटन्स रिवाइव्ड हर। और फिर क्या हुआ कि उसके कमरे में जो चारों तरफ लाइट्स लगी हुई थी, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि आपको दीवारों पे कुमकुमे लगे हुए नज़र आएंगे। जैसा कि कोई डेकोरेशन जब होती है, कोई फेस्टिवल होता है तो उसके अंदर चारों तरफ कुमकुमे लगाए जाते हैं, तो लाइट्स थोड़े थोड़े फासले पर होती हैं और वो बारीक बारीक लाइट्स होती हैं, लेकिन वो पूरी जगह को जो है वो रोशन कर देती हैं। तो उनका कमरा भी जो था, जो इलेक्ट्रिक बटन्स से चारों तरफ जो है वो जो लगे हुए थे, उन्होंने उसको क्या किया,
जो वश्ती खातून थी उसको दोबारा से ज़िंदा कर दिया, यानी दोबारा से वो रोशनी में लेकर आ गए। देयर वर बटन्स एंड स्विचेस एवरीवेयर, हर तरफ उनके कमरे में बटन्स और स्विचेस लगे हुए थे मशीन्स के लिए। बटन्स टू कॉल फॉर फूड, फॉर म्यूज़िक, फॉर क्लोथिंग, कपड़े, म्यूज़िक और हर चीज़ को मंगाने के लिए कि वो एक बटन दबाती थी खाना आ जाता था सामने, एक बटन दबाती थी कपड़े आ जाते थे सामने। देयर वर द हॉट बाथ बटन बाय प्रेशर ऑफ विच अ बेसन ऑफ इमिटेशन मार्बल रोज आउट ऑफ द फ्लोर, यहाँ तक कि एक बटन दबाती थी ज़मीन से एक मार्बल निकल के आ जाता था जिसके अंदर क्या होता था, फिल्ड टू द ब्रिम, जो ऊपर तक भरा हुआ होता था, विद अ वार्म डियोडराइज्ड लिक्विड, जो उस खुशबूदार पानी से जिसको जो आप नहाने धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं उस लिक्विड से भरा होता था। ठीक है, तो देयर वॉज द कोल्ड बाथ बटन, इसी तरह से अगर कोल्ड बाथ लेना होता तो उसके लिए एक अलग बटन था। देयर वॉज द बटन दैट प्रोड्यूस्ड लिटरेचर, लिटरेचर के लिए एक बटन था कि आपने वो प्रेस किया और लिटरेचर आपके सामने आ गया, आपने पढ़ लिया। एंड देयर वर ऑफ कोर्स द बटन्स बाय विच शी कम्युनिकेटेड विद हर फ्रेंड्स, और इसी तरह से बटन्स थे जिससे वो अपनी फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकती थी। अब आप समझ लीजिए जैसे कि हमारे पास मोबाइल है और उसके अंदर से भी हम बहुत सारे जो है वो फंक्शंस उसके इस तरह के होते हैं कि दुनिया के साथ हम कनेक्ट हो जाते हैं, या हमारे पास बहुत सारी मशीनरी होती है, हम प्रेस करते हैं और वो उनके अंदर रोबोट्स की सलाहियत होती है और वो हमारे काम कर देते हैं। ठीक है, और इस तरह अब दुनिया भर में होता जा रहा है कि जो है वो रोबोट्स को कोई भी आप ऑर्डर देते हैं और वो आपका ऑर्डर फुलफिल कर देते हैं। तो ये उसी दौर की बात कर रहे हैं। द रूम दो इट कंटेन्ड नथिंग वाज इन टच विद ऑल दैट शी केयर्ड फॉर इन द वर्ल्ड, हालांकि उस रूम के अंदर और कुछ नहीं था। आपने देखा ना, सिर्फ फर्नीचर के नाम पे दो चीज़ें थी, एक टेबल और एक उसकी चेयर, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ वश्ती को चाहिए था इस दुनिया के अंदर वो सब चीज़ों के साथ इन टच में थी, वो सारी चीज़ें उसकी रेंज में थी, उसी एक कमरे के अंदर, विर्चुअली तौर पर, नॉट इन रियल, ठीक है, हकीकी तौर पर नहीं लेकिन विर्चुअली तौर पर उसके साथ कनेक्टेड थी। उसके बाद वश्तीज नेक्स्ट मूव वाज टू टर्न ऑफ द आइसोलेशन स्विच। अब वो जो आइसोलेशन स्विच उसने दबाया हुआ था उसको टर्न ऑफ करने का टाइम आ गया था ताकि वो बाकी दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाए। ऑल द कम्युनिकेशंस ऑफ द लास्ट 3 मिनट्स बर्स्ट अपॉन हर, और जो पिछले 3 मिनट में जिसमें वो कूनों से बात कर रही थी, आइसोलेट हुई भी थी, तो इतने सारे मैसेजेस और इतनी सारी चीज़ें एकदम से धमक गई उसके ऊपर आकर। द रूम वाज फिल्ड विद द नॉइस ऑफ बेल्स एंड स्पीकिंग ट्यूब्स। What was the new food like? Could she recommend it? Has she had any ideas lately? Might one tell her one's own ideas? Would she make an engagement to visit the public nurseries at an early date? Say this day, month. ठीक है, तो ये सारे जो मैसेजेस थे ना वो उसके सामने एक के बाद एक फौरन एक साथ धमाके के आ गए उसके। ठीक है, और क्या क्या कि अभी जो खाना खाया आपने वो कैसा था, क्या आप इसको रेकमेंड करेंगी, क्या आपको आइडियाज़ आए, क्या आप जो पब्लिक नर्सरीज विजिट करेंगी इस मंथ में, किस डेट को, किस महीने में। तो ये सारी चीज़ें एकदम से उसके ऊपर आकर जो है वो धमाके की तरह गिरी। टू मोस्ट ऑफ दीज क्वेश्चन शी रिप्लाइड विद इरिटेशन, और ये जो है वो झुंझुलाहट के साथ बहुत सारी चीज़ों का उसने जवाब दिया। ग्रोइंग क्वालिटी इन दैट एक्सेलरेटेड एज, तो ये आपको बता रहे हैं इरिटेशन किसको कहते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ, एक्सेलरेटेड एज के साथ इंसान के अंदर एक जो आदत है वो बढ़ती चली जाती है कि वो बहुत जल्दी चीज़ों पे चिड़चिड़ा हो जाता है, झुंझुला जाता है। शी सेड दैट द न्यू फूड वाज हॉरिबल। अब उसने पहली बात का क्या जवाब दिया कि जो न्यू फूड आपने भेजा था ना वो इंतहाई वाहियात था। दैट शी कुड नॉट विजिट द पब्लिक नर्सरीज थ्रू प्रेस ऑफ एंगेजमेंट्स, और वो जो है वो किसी भी पब्लिक नर्सरी को विजिट नहीं करने वाली है। दैट शी हैड नो आइडियाज ऑफ हर ओन बट हैड जस्ट बीन टोल्ड वन, और उसके पास अपने कोई आइडियाज़ नहीं आए हैं अभी फ़िलहाल। हाँ, एक आइडिया उसके पास है जो वो भी उसको बताया गया है। दैट 4 stars and 3 in the middle were like a man, she doubted there was much in it। ठीक है, और वही आइडिया, कौन सा आइडिया था जो उसको अभी कूनों ने बताया था कि 4 सितारे हैं और फिर 3 सितारे हैं, तो उसने कहा कि बस यही एक आइडिया मुझे अभी आया है और वो भी मुझे किसी ने बताया है। देन शी स्विच्ड ऑफ हर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, और उसके बाद फिर उसने अपने सारे साथियों को दोबारा से स्विच ऑफ कर दिया। कॉरेस्पॉन्डेंट्स इसको कहते हैं, सारे रिपोर्टर्स और रेगुलर राइटर्स जिनसे वो बात कर रही थी, जो सारे सवालात कर रहे थे, उन सबको स्विच ऑफ कर दिया। फॉर इट वॉज टाइम टू डिलीवर हर लेक्चर ऑन ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक। जो कूनून से बात करने से पहले उन्होंने कहा था ना कि मुझे एक लेक्चर डिलीवर करना है ऑस्ट्रेलियन म्यूज़िक के ऊपर, तो ये अब उसका टाइम आ गया था, इसलिए उन्होंने अपने सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स को जो है वो बाय बाय कर दिया। द क्लम्सी सिस्टम ऑफ पब्लिक गैदरिंग्स हैड बीन लॉन्ग सिंस अबंडेंट। जो एक अजीब तरीका था लोगों का
बहुत ज़्यादा झमघटा करके और एक जगह जमा होने का ये बेवकूफ़ाना सिस्टम बहुत अरसे पहले ख़त्म हो चुका है। नीदर वश्ती नॉर हर ऑडियंस स्टर्ड फ्रॉम देयर रूम्स, ना वश्ती ना उसके जैसे उसके साथी कोई भी अपने कमरों से बाहर निकलता है, वो सारा सारा दिन अपने ही कमरे में रहते हैं, सारी दुनिया के साथ कनेक्टेड रहते हैं। सीटेड इन हर आर्म चेयर शी स्पोक, अब ये वही सारी बातें कर रही थी कि वो अपने कमरे में अपने आर्म चेयर में बैठी रहती है। वाइल दे इन देयर आर्म चेयर्स हर्ड हर, और वो जो इसको सुनने वाले थे, जो इसके वीवर्स तो नहीं, जो उसको सुनने वाले थे, वो सारे अपने अपने आर्म चेयर्स के अंदर बैठे हुए थे। फेयरली वेल एंड सॉ हर फेयरली वेल, ठीक है, वो उसको बहुत अच्छी तरह सुन भी सकते थे और बहुत अच्छी तरह से देख भी सकते थे थ्रू मशीन्स। हर लेक्चर विच लास्टेड 10 मिनट्स, जो उसका लेक्चर था 10 मिनट तक के लिए रहा, यानी उसने 10 मिनट के लिए अपना लेक्चर दिया। वॉज वेल रिसीव्ड, अच्छी तरह सबने सुना, बग़ैर किसी इंटरप्शन के, बग़ैर किसी जो है डिस्ट्रैक्शन के, ठीक है, और बड़े आराम से सबने 10 मिनट तक उसका लेक्चर सुना। वॉज वेल रिसीव्ड, हर एक ने अच्छी तरह सुना। एंड इट्स कंक्लूजन शी एंड मैनी ऑफ हर ऑडियंस लिसन्ड टू अ लेक्चर ऑन द सी, ठीक है, और उसके कंक्लूजन पर उसने और उसकी ऑडियंस ने एक लेक्चर को सुना समंदर के बारे में। देयर वर आइडियाज़ टू बी गॉट फ्रॉम द सी, कि समंदर से हमें आइडियाज़ मिल सकते हैं। द स्पीकर हैड डोन्ड अ रेस्पिरेटर एंड विजिटेड लेटली, और जो स्पीकर था उसने जो है वो रेस्पिरेटर लगा के उसको विजिट भी किया बाद में। देन शी फेड टॉक्ड टू मैनी फ्रेंड्स, फिर उसने काफ़ी सारे जो है वो अपने दोस्तों से खाना खाया, फिर अपने दोस्तों से बात की, हैदराबाद बात लिया, टॉक्ड अगेन, फिर बात की। एंड समन्ड हर बेड, और फिर अपने बेड को कॉल किया कि अब उसका बेड उसके पास आ जाए और वो सो सके। द बेड वॉज नॉट टू हर लाइकिंग, लेकिन यहाँ पर बताया एक लिमिटेशन कि वो जो बेड था वो उसकी पसंद का नहीं था। इट वॉज टू लार्ज, वो बहुत बड़ा था। एंड शी हैड अ फीलिंग फॉर स्मॉल बेड, और जबकि वो चाहती थी कि उसका बेड थोड़ा छोटा हो, लेकिन ये मशीन्स की एक लिमिटेशन थी, कमज़ोरी थी कि उसका जो बेड था वो उसकी पसंद का नहीं था। कंप्लेंट वॉज यूजलेस, यहाँ पर कंप्लेन करने का कोई फ़ायदा नहीं था। फॉर बेड्स वर ऑफ द सेम डायमेंशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, क्योंकि सारी दुनिया में एक ही डायमेंशन के बेड्स तैयार हो रहे थे, एक डायमेंशन के, ठीक है। एंड टू हैव हैड an alternative size would have involved vast alterations in the machine, और अगर ऐसा कर दिया जाता कि हर एक को उसकी पसंद का, उसके पसंद की साइज़ का बेड जो है वो मिलता, तो इसके लिए मशीन्स के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ करनी पड़ती, जो कि पॉसिबल नहीं थी। तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं ये मशीन्स की लिमिटेशन है कि हर चीज़ आपको अपनी मर्ज़ी की नहीं मिल रही, जबकि जो एक रियल वर्ल्ड है जिसके अंदर आज हम रह रहे हैं, तो हम मार्केट जाते हैं, अपनी पसंद की चीज़ ऑर्डर करते हैं, नहीं तो हम जो है ऑर्डर पे बनवा लेते हैं और अपनी पसंद की चीज़ लेकर आ जाते हैं। ये काम आप मशीन्स से 100% नहीं ले सकते। वश्ती आइसोलेटेड हरसेल्फ, वश्ती ने अपने आप को दोबारा से आइसोलेट कर लिया। इट वॉज नेसेसरी फॉर नीदर डे नॉर नाइट एग्जिस्टेड अंडर द ग्राउंड, ठीक है, क्योंकि ये इसके लिए ज़रूरी क्यों था, क्योंकि वो कहाँ रहती थी, वो अंडरग्राउंड रहती थी, ज़मीन के सरफेस पे नहीं रहते थे, बल्कि सारे लोग उसके जैसे वो सब ज़मीन के अंदर चले गए थे। सारी कंस्ट्रक्शन उनकी ज़मीन के अंदर हो गई थी, जहाँ रात और दिन बराबर थे, क्योंकि सूरज की रोशनी वहाँ पर नहीं आती थी। हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि कोई विंडोज़ नहीं थी कि जहाँ से रोशनी आ सके, क्योंकि वो सब अंडरग्राउंड रह रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर आइसोलेट करना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि कोई रात तो होनी नहीं थी, तो उन्होंने अपना टाइम बनाया हुआ था कि किस टाइम पर हमें दिन करना है, किस टाइम पर हमें रात करनी है, किस टाइम पर हमें सोना है और किस टाइम पर हमें जागना है। एंड रिव्यूड ऑल दैट हैड हैपेंड सिंस शी हैड समन्ड द बेड लास्ट, और उसके बाद उसने सारी चीज़ों को रिव्यू किया जो उसने बेड को कॉल की थी उसके बाद, कि आज दिन भर में क्या हुआ है। आइडियाज़ स्कार्सली, यानी कोई आइडियाज़ उसको नहीं आ रहे थे इस वक्त। इवेंट्स, और कोई इवेंट्स जो हुए हों आजकल में, आज के दिन में, वॉज कूनूज इन्विटेशन एन इवेंट। तो इसने सोचा कि क्या कूनू का इन्विटेशन, जो कूनू ने उसको बुलाया है, वो एक इवेंट हो सकता है। शुड शी टेक एन एयरशिप एंड विजिट हिम, आखिरकार उसके दिमाग में एक स्ट्राइक हुआ, एक उसको जो है आइडिया ने हिट किया, क्या उसको एयरशिप लेकर कूनू से मिलने जाना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर आपको ये बता रहे हैं कि द मशीन स्टॉप्स इज़ अ साइंस फिक्शन शॉर्ट स्टोरी दैट हैज़ बिन रिटन बाय एडवर्ड मॉर्गन फॉर्स्टर, ठीक है।
तो ये इनकी लिखी हुई एक स्टोरी है, एक फिक्शन स्टोरी है, बहरहाल रियलिटी नहीं है ये। आज भी हम लकीली ज़मीन की सतह के ऊपर रहते हैं, सारी चीज़ों को एंजॉय करते हैं, हम रियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, वर्चुअल वर्ल्ड में नहीं रह रहे। मशीन से हमें फ़ायदा ज़रूर हासिल करना चाहिए, लेकिन मशीन्स को हमें ह्यूमंस के ऊपर प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। दिस इज़ ऑल in this lesson. I hope students you have enjoyed the video. Thanks for watching the video till the end. Take care. Allah Hafiz.